डेटा है वो महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा है, उसमें सेंसस का भी डेटा है, एनएसएसओ का भी डेटा है। वो ऑथेंटिक डेटा है। बल्कि अगर कोई इसको सच नहीं मानता तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि उसको मैं जो कुछ बोला उसको झूठ साबित करूँ। साहब उसे सच्चर कमेटी हो महमूद रहमान, ये जो है महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा उसमें है और अपडेटेड डेटा भी उसमें, दोनों भी है। सर ये देखिए, जो कोई भी इस तरह के मंसूबे बनाए जिसको हिंदी में बोलते षड्यंत्र किए, उनको सरकार का काम है कि उनको एक्सपोज करे। और मैं तो पुलिस से कहूँगा कि उनको एक्सपोज करें। और जिस किसी ने भी वायलेंस किया है वो कंडेमनेबल है। और तीसरी बात यह है कि क्या पुलिस को, यहाँ के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि इस तरह की साजिश की जा रही है? तो ये हाईली कंडेमनेबल है वायलेंस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मराठा रिजर्वेशन के लिए जमीन और आसमान को एक कर रही है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि ये डेटा जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि मराठाओं से कम पोजीशन एजुकेशन में, ड्रॉप आउट में, इक्विटी में, एग्रीकल्चर लैंड में, पक्का हाउसेस में, कच्चा घरों में, इन सब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर में सबसे मुसलमानों कम है। तो आप जिसका कम है उनसे इंसाफ करना चाहिए ना। आप करना चाह रहे मराठाओं करो, हमको इतराज नहीं है, मगर हमारा बैकवर्डनेस का डेटा पूरे मुस्लिम्स का नहीं, जिसमें जो 55-50 कास्ट है उनका तो डेटा है जो बैकवर्डनेस का है। और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये डेटा की बुनियाद पर मुसलमान जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सरकार जो है, जो कमजोर है, जो हर एतबार से पीछे है, आप उनको भी तो इंसाफ करो, उनको तो रिजर्वेशन दो आप। और रिजर्वेशन करने का आसान तरीका है, आप असेंबली में बिल लाइए, दे दीजिए आप। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। ये तो कोई वो एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। ये कोई ऐसा नहीं बनाए कि भाई मैं जाके ये सर्वे कर लिया, नहीं, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लिया हुआ डेटा है। और एक बात सुनिए जो मैं नहीं बोल सका, महाराष्ट्र के जेलों में कितने मुसलमान है मालूम हो? अंडर ट्रायल बोलो, बोलिए इन लोगों को। 11% मुसलमान होगा, 32% मुस्लिम अंडर ट्रायल हैं महाराष्ट्र के जेल में। और ये 2015 का डेटा है। और महाराष्ट्र की सरकार 2015 के बाद ये डेटा देती ही नहीं है। 2015 का डेटा है, 32% मुस्लिम्स आर अंडर ट्रायल्स इन महाराष्ट्र जेल्स। क्या है भैया? हर चीज में हम पीछे इंसाफ करो ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर ड्यूटी है, आप रिजर्वेशन देना चाहिए। और रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। जब महाराष्ट्र के वो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियों को रिजर्वेशन मिलेगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा, महाराष्ट्र स्ट्रांग होगा। कैसे आप बोलिए कि खाली 4% ग्रेजुएट, क्या है ये? कैसे लेंगे? और एक बात सुनिए, आप ये पूछिए लोगों से, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक चीज होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे वालिद साहब से आगे मैं जाना, वो मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। आपको मालूम, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बल्कि मुसलमानों का इंटर जनरेशनल मोबिलिटी दलितों से भी कम हो गया। अगर मेरे पिताजी इतना पढ़े हुए थे, इतना कमा, मैं तो उससे कम कमा रहा हूं। ये डेटा है, ये भी 2019 का डेटा, 18 या 19 का डेटा है, स्टडी है बात पूरा है। अरे भाई, कौन से चीज आपके सामने रखेंगे, आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। देखिए, हमने पार्लियामेंट में ये कहा कि जो 10% है उनको 50% दे रहे आप। यही तो हम उठाए बात को, बोले हैं बात को। आपकी बात सही है, मिलना चाहिए। की लैला असदुद्दीन ओवैसी ये पूरे मेरे मजनू हैं।
अभी बोलते रहते, बोलने दीजिए, छोड़िए। बन अमरावती रहा है, क्यों नहीं बन आपके रहा? हैदराबाद की तरह ही नहीं 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 उसका नहीं, बन रहा है, आप मुतमईन रहिए। गरीबों के लिए होगा या नहीं नहीं नहीं, commercial नहीं, मेरे सुनिए चैरिटेबल है। देखिए, और आपके कोविड में ऐसे कई पेशेंट्स थे जिसका हम हैदराबाद में इलाज करवाए, इंतजाम भी करवाए, बहुत से लोगों को करवाए। यकीनन वो बात को कमिटमेंट है, पूरा करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। और जालना में रजा एकेडमी के साथ मिलकर मैं वो फैलाने उनको का पूछिए, आरोप हो रहा है। नहीं उनको सर, आरक्षण को लेकर के आप जो नहीं पूछे, जो नहीं पूछे, हाँ हाँ महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में 2 साल पूरे हो गए हैं। हाँ। पूरे सिनारियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? कहने के लिए क्या है? 3 in 1 है या क्या है? 2 in 1 है, कितने है नहीं मालूम। एक मजाक है क्या? सेकुलरिज्म बोलते क्या इसको? शिवसेना को पावर देकर आप सेकुलरिज्म बोलते? कांग्रेस पार्टी बोलो, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है वो बड़ा बोलते हिंदुत्व, हिंदुइज्म। बोलो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हिम्मत मुंह खोलने की राहुल गांधी की? बोलो एनसीपी वालों, बोलो। हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट काट रहे, हम डिमांड करेंगे कम्युनिज्म फैला रहे। आप तो शिवसेना को पावर दे दिए ना, मुख्यमंत्री बना दिया आपने उनको। माने आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते। आप क्या कोई ठेका लेके रखे सेकुलरिज्म का? और आप हमको उंगली उठाते। तो ये तो एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह से। और 24 आने तक देखना शिवसेना फिर बीजेपी के साथ जाएगी। मैं चेहरा ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। नहीं, सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, सबसे ज्यादा विरोध CAA का विरोध। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये विरोध करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं करता रहूंगा। चेहरा भारत की जनता है जो ऐसे काले कानून को कबूल नहीं की, वही सबसे बड़ा चेहरा है। वही उनका उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो एंगर है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। असदुद्दीन ओवैसी का भी चेहरा नहीं था, ना रहेगा। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं अपने 300 ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर, ये ब्लैक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो MIM पार्टी का क्या इसकी और उसकी हम बराबर उसके खिलाफ थे, है और रहेंगे। और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है, जब कभी सुप्रीम कोर्ट उसका हियर करेगा करेंगे। और अगर NPR NRC पे रूल्स बनेंगे, प्रोटेस्ट होगा। और जिस तरह ये 3 फार्म लॉस को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वापस ली है, हम डिमांड करते कि उसी तरह इस कानून को वापस लो आप। ये गलत कानून है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि ये कानून बनाकर आपने अफगानिस्तान में जो चेंज आने वाला है, आप भारत का जो स्ट्रेटेजिक हमारा था उसको आपने खो दिया। वो सही साबित हुआ। आज तालिबान की सरकार है, आपने खुद उस लॉ में लिख दिया दिसंबर 2014 तक। अगर आप उसको रिलीजियस न्यूट्रल बनाते, रिलीजन नहीं रखते, तो हम वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ थे उनको भारत में बुलाते। यहां पर हम गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाते हमारी उनकी। MIM सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है? एक तो 11 साल और एक 5 साल। हम ये बोल रहे हैं कि कोई कानून जब आप रिलीजन के ऊपर बनाते वो गलत है। रिलीजन के ऊपर मत बनाइए कानून आप। अगर कोई रेफ्यूजी आता है, चाहे कहाँ से भी, चाहे वो हमारा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू आता है, जहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, आपको पहले भी तो कानून था ना, आपको भी कौन रोका आपको? आप रिलीजन के ऊपर क्यों बनाते? और कोई ये आप सिटीजनशिप को आप कंफ्यूज मत करिए। देखिए, CAA को आप NPR NRC से जोड़ के देखना पड़ेगा। और NPR NRC क्या बोलता है कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर फारूक का नाम आ गया, जब NPR NRC होगा, आप जाकर तहसीलदार को बोल सकते हैं मैं फारूक के नाम पे ऑब्जेक्शन है मेरे को, ये भारत का शहरी नहीं है। तो तहसीलदार फारूक को बोलेगा तुम प्रूफ करो बेटा तुम भारत के सिटीजन है। ये देखिए, मैं आप, हाँ अच्छा सवाल है। ये क्यों कह रहा हूं कि आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NPR NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करी, आपको मालूम एक दिन में सिर्फ 1 लाख मुसलमानों के नाम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था, एक दिन में खाली। वही तो हम बता रहे हैं आपको। आप डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, कागज लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बस कितने गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा?
आज ही देखिए, आज पेपर में पढ़ा मैं, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि बॉम्बे आईआईटी में एक दलित बच्चे का एडमिशन, माने उसको जेई में क्वालिफाई हुआ, किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो उसको पूरा नहीं कर सका। ऐसे कितने परेशानियां होंगे। तो यही है हमारा ऑब्जेक्शन दो चीज़ों पर। एक तो रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हमारे ये जो एनपीआर एनआरसी है उसको सीएए से जोड़कर देखने की जरूरत है आपको। और तीसरा जो आसाम में हुआ, क्या हो रहा बताइए फिर आप। किसानों को लेकर जो समर्थन देना होगा, कांग्रेस के लोग दिखे तुमको, राष्ट्रवादी दिखे, वहां पे शिवसेना वाले दिखे, हर जगह दूल्हे भाई दिखना क्या है? ये क्या बात है? एक मिनट ठहरो, वो किसानों का आंदोलन था, हम उनको क्रेडिट दिए, किसानों का आंदोलन है, कोई पॉलिटिकल हम नहीं दिखे। अरे हम ही दिख रहे तुमको दिखना हमें है? अरे पार्लियामेंट में मैं बोला, ये बोले सब समर्थन किए, हम तो बोले वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में उनको रजिस्ट्रेट करने का इख्तियार ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री के पीछे यूपी में किसकी सरकार बनेगी अभी? ये तो यूपी की जनता तय करेगी, वो जनता वोट डालेगी ना। हमारी कोशिश ये है कि दोबारा बीजेपी और योगी की सरकार ना बने। ये हमारा सुनिए, अरे अभी बंद कर देना, क्या बोलो। हमारी पहली कोशिश ये है। दूसरा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स की भी कामयाबी हो। खाता खोलेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। औरंगाबाद और बिहार का भी जिक्र करूँ सर, अमेठी से कैसा हार गए? 15 साल हुकूमत करके तीसरे नंबर पे आ गए। 15 इयर्स आप तीसरे नंबर की पार्टी है। गर्दन इतनी मोटी हो गई तो झुकने देख नहीं सकते नीचे, तो वही सही हाल है उन लोगों का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उस वक्त मैं बोला ना, मैं खुद बोला क्या मुस्लिम आरक्षण का नहीं बोलेंगे? शिवसेना एनसीपी के एमपी को बोला, तुम भूल गए। रिपोर्ट का हवाला दिया, मेरी स्पीच है वो पार्लियामेंट में। आपको जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का। उन्होंने तो जज नहीं है ना, उनकी लीगल नॉलेज जज से कम है। उन्होंने बहुत चालाक आदमी है। उन्होंने तो रात के अंधेरे में गवर्नमेंट बना लिए थे, दोनों शादी कर लिए थे सुबह सुबह, और एक जना उठ के भाग गया, भागा की भागी की जो भी है। मगर हाई कोर्ट का ऑर्डर तो ये बोल रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का कि मुसलमान को आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि उनका डेटा है। मुसलमान को नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है महाराष्ट्र में वो उनको है। इसीलिए तो मुसलमानों को बोल रहे कि आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है। इसीलिए तो महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये बता रहे कि आपको धोखा दे के वोट हासिल किए। रिजर्वेशन छोड़ो, आप सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ओवैसी, फुला, शिवसेना, बीजेपी को रोकना, सब वोट ले लिए, बटोर लिए वोट। उसके बाद जाके गोद में बैठ गए शिवसेना के। यही तो हम बता रहे, ये धोखा दिए ना। तो इनको तो ये तो हर मामले में धोखा देते, तो इनसे कौन सी वफा की उम्मीद रखेंगे? काफ़ी दिनों से यहाँ पर आने का चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी भी अपनी जिम्मेदारियाँ थी, और जब आने का फ़ैसला किए तो यहाँ पर सिर्फ ये हॉल के अंदर प्रोग्राम लिया जाए करके इस तरह का परमिशन दी गई थी। एक बात जो हमने अभी अनाउंस किए है कि 11 दिसंबर को हम मुंबई जाने वाले हैं, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आंकड़े पेश किए हैं अपने तकरीर के अंदर, वो वही आंकड़े हैं जिनको लेकर हम महाराष्ट्र सरकार के पास जाना चाहते हैं, और ये उनसे सवाल करना चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन तक पहुँचे तक बच्चा, 10th तक, हायर स्कूल तक पहुँचे बच्चा जो है वो इतना परसेंटेज कम क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर से एक रिजर्वेशन का इशू इस वजह से मायने रखता है कि अकेले सिर्फ मुसलमानों के रिजर्वेशन को ये हाई कोर्ट ने तो कंफर्म किया था, बाकी गवर्नमेंट को किसको देना है हम यकीनन उसके किसी के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट जिसको देना चाहिए दे सकती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट उसको एंडोर्स कर देता है और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं देते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो जवाबदेही बनती ही है। वही जवाब उनसे लेने के लिए हम 11 दिसंबर को जाएंगे, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारा इन इश्यूज़ को लेकर अच्छी तरह से साथ देंगे अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो। दूसरा ये है कि देखिए, शोलापुर में भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है।
हमको ये बताया जाता है कि मुसलमानों के पास महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ वक्फ की ज़मीन है ना। 93,000 एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो सचमुच हमारे पास है? अब मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मुझे ये मालूम है कि ये ज़मीनें जो है सिर्फ कागज़ के ऊपर रह गई है, उसके ऊपर कौन किसको बेच दिया है, किसी ने महल बना लिया है। और आज भी मुसलमानों की जो हालात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये सरकार को कह रहे हैं कि हमको माइनॉरिटी का बजट मत दीजिएगा, आप हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जितनी है वो प्रॉपर्टीज़ वापस करिएगा, और जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इन वक्फ की ज़मीनों को बेचा है, उसका धंधा किया है, उनके ऊपर FIR रजिस्टर करके वो ज़मीनों को हमको वापस लाइए। ये है कि हमारा एक अंदाज़ा ये है कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक का वक्फ का फंड जो लैंड एक्विजिशन के अंदर वक्फ की ज़मीनें गई है वो अलग अलग कलेक्टोरेट्स के पास पड़ी हुई है। हमने खुद ने महाराष्ट्र सरकार को हमने विनती की है कि एक मीटिंग मुख्यमंत्री साहब, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बुलाइएगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइएगा, और उसके अंदर ये तय कर लीजिएगा कि अगर वक्फ की ज़मीन का अगर ये पैसा उनके पास रखा हुआ है तो ये हमारा हक है उसके ऊपर। वो पैसा हमको अगर रिलीज हो जाता है तो फिर तो हमको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इन मुद्दों को लेकर जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं की है, मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी इस तरह से लड़ते थे असेंबली के अंदर उनसे, और उनको कहते थे कि तुम दो, तुम इनको दो, तुम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तुम मुसलमानों को आगे नहीं देखना चाहते हैं। और आज जब सत्ता के अंदर आ गए हैं तो कौन सा MP, कौन सा MLA वहां पे असेंबली के अंदर खड़े रह के या पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के आप वहां पे मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले ताई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इतना लंबा चौड़ा भाषण देती है, एक सादा जिक्र तक नहीं करती है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ इसके बारे में होना चाहिए। सादा जिक्र तक नहीं किया जाता है। असेंबली के अंदर इनके बड़े बड़े मंत्रियां हैं, नेता है, कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा साफ ये है कि अब तो क्या है कि हम किससे, सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं से पूछेंगे। तो सरकार में कांग्रेस भी है, NCP भी है और शिवसेना भी है, हम तीनों से ये सवाल करने के। कोई मोर्चा मुंबई में रहेगा ऐसा नहीं है। हम मुंबई के अंदर कोई एक ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है, वो ग्राउंड के ऊपर हम एक सभा जैसी यहाँ पर लिए है, जैसा दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने चुनावी क्षेत्रों के अंदर लीजिए या मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों के अंदर वो सभाएं ले रहे हैं। तो हम वो सभाएं लेकर, एक सभा लेकर, उस सभा के अंदर हम सरकार के साथ, सरकार को हमारे जो प्रश्न है वो प्रश्न हम उपस्थित करेंगे। हमारा एक डेलीगेशन जाके, अगर मुख्यमंत्री साहब टाइम देते हैं तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास डेलीगेशन लेके जाके हमारा एक मेमोरेंडम देंगे कि साहब हमारी ये मांग है, ये मांग को आप पूरा करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, आपको परमिशन ही नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादती हो रही है। और हमको मालूम है कि पुलिस के ऊपर दबाव कौन राजनीतिक पार्टी डाल रही है, कौन नेता डाल रहे हैं करके, क्योंकि हम उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो कड़वे सवाल हम उनसे पूछें, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हमने तय किया है कि 11 दिसंबर को हम जाएंगे और उस सभा को संबोधित करेंगे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब।